भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, आयो लाल सबई कयो। मंचावर उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रात नंबर 1 चा पक्ष झाली आणि आता ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महानगरपालिकेतही भाजपा पहिल्या नंबरचा पक्ष होणार आहे, ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, आमच्या उल्हासनगरचे लोकप्रिय आमदार कुमार ऐलानीजी, सन्माननीय आमचे आमदार किसन कथोरेजी, आमदार सुलभाताई गायकवाड, माजी आमदार नरेंद्र पवार, राजेश भाई, तेजश्रीताई करंजुले, गुलाबराव करंजुले, उद्धव भाई रूपचंदानी, प्रदीपजी रामचंदानी, धनंजय बोडारे, नरेंद्र राजानी, मनोहर खेमचंदानी, चरण सिंग टाक, अमर लुन, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींनो आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो, आज उल्हासनगरच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण सगळे या ठिकाणी एकत्रित आलो आहोत। चुनाव उल्हासनगर के उम्मीदवारों के भाग्य का चुनाव नहीं है, ये उल्हासनगर वासियों के भाग्य का चुनाव है। उल्हासनगर कैसा होगा, उसका अस्तित्व कैसा होगा, इसका विचार करने के लिए ये चुनाव 15 तारीख को संपन्न हो रहा है। ये उल्हासनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा शहर है, विशेष रूप से हमारे जो सिंधी भाई जिस समय विभाजन हुआ, विभाजन की विभीषिका को सहते हुए जो हमारे भाई यहां आए, उन्होंने इस उल्हासनगर में उनको जगह मिली और यहां पर कई परेशानियों को झेलते हुए हमारे सिंधी भाइयों ने यहां पर अपना रैन बसेरा तैयार किया। इस उल्हासनगर में अलग अलग प्रकार के लोग रहते, यहां पर हमारे उत्तर भारतीय भी है, हमारे मराठी लोग भी है, हमारा बहुत बड़ा आंबेडकरी समाज भी यहां पर है। एक प्रकार से हमारे सिंधी समाज के साथ साथ एक बहुत बड़ा हमारा कल्चर यहां पर हमको देखने को मिलता है। और विशेष रूप से अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से एक शहर के रूप में उल्हासनगर का विकास होना चाहिए था, कुछ कारणों से वो नहीं हो पाया, ये भी हमको ध्यान में लेना होगा। 1996 में ये महानगर पालिका बनी, करीब 30 साल हो गए। 30 साल में कई महानगर पालिकाओं ने जो तरक्की की, उस प्रकार की तरक्की उल्हासनगर में हमको देखने को नहीं मिली। इसका कारण हम सभी लोग जानते हैं। उस समय की सरकारें और यहाँ की महानगर पालिका की सरकारें
इनका किस प्रकार का कार्य था ये हम सब लोगों ने देखा। लेकिन मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, मैं केवल सवाल पूछने वाला आदमी नहीं हूं, मैं जवाब देने वाला आदमी हूं। केवल किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला आदमी मैं नहीं हूं, हम क्या कर सकते हैं ये बताने वाला आदमी हूं। परिवर्तन अपने आप से शुरू करना पड़ता है। परिवर्तन की ललक, परिवर्तन की इच्छा ये अगर हो तो इस महाराष्ट्र में और इस देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, आप सब वो परिवर्तन देख रहे हैं। क्योंकि जब सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में आती है जिनका मिशन ही परिवर्तन है, जिनका मिशन ही विकास है, तो फिर परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। आप देखिए 70 सालों तक हमारे देश में देश की सरकार कहती थी भारत गांव में रहता है, गांव का विकास यानी भारत का विकास। बात तो सही थी, लेकिन उस समय सरकारें भूल गई कि भारत में शहर भी है, शहर में भी गरीब मध्यम वर्गीय, शहर में भी व्यापारी सब लोग रहते, उनका भी विकास करना होगा। इस बात को सरकारें 70 साल तक भुलाती रही। 70 सालों तक शहरों के विकास की योजनाएं नहीं बनी। शहर बढ़ते गए, जनसंख्या बढ़ती गई, जिसको जहां जगह मिली वो बैठ गया, अतिक्रमण हुए, झोपड़पट्टी तैयार हुई, पीने का पानी का प्रश्न निर्माण हुआ, कचरे का प्रश्न निर्माण हुआ, मैला नालियों से बहने लगा, मच्छरों की तादाद बढ़ने लगी, मलेरिया जैसे रोग बढ़ने लगे। कहने को तो शहर, लेकिन गांव से बदतर हालत हमारे कई शहरों की हो गई। क्योंकि भारत की सरकार में ये विजन ही नहीं था कि शहरों के विकास का भी विचार करना पड़ेगा। लोग शहरों की ओर जा रहे थे क्योंकि शहरों में शिक्षा थी, शहरों में रोजगार था, शहरों में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं थी, लोग जा जाकर बस रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी। देश में पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने कहा कि शहरों का भी विकास करना पड़ेगा, गांव का तो विकास करना पड़ेगा, पर शहर में रहने वाला गरीब, शहर में रहने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय, इसके भी विकास की योजनाएं तैयार करनी पड़ेगी। मोदी जी ने कहा हमारे देश का 65% जीडीपी ये शहरों में तैयार होता है। हमारे यहाँ पर रोजगार का निर्माण ये शहरों में होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं ये शहरों में मिलती है। इसलिए अगर हम शहरों का विकास करेंगे तो हमारे शहरों में बसने वाले जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय है, जो आम आदमी है, उसके जीवन में भी परिवर्तन होगा। और पहली बार भारत सरकार की ओर से शहरों के विकास के लिए योजनाएं तैयार हुई। स्मार्ट सिटी की योजना, अमृत शहर की योजना, स्वच्छ भारत शहरी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मिशन, ऐसी कई योजनाओं के माध्यम से पहली बार हजारों करोड़ रुपए 2014 के बाद शहरों को मिलना शुरू हुआ। हमारे महाराष्ट्र को भी 50,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने शहरों के लिए, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए यहां पर दिया। आज आप देखिए इतने बड़े पैमाने पर शहर बदल रहे हैं। कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर, ठाणे, नई मुंबई, यह बहुत तेजी से बदलाव हुआ, लेकिन उतनी तेजी से हमारा उल्लासनगर नहीं बदल पाया। यह भी हम लोगों को समझना होगा। अब हमने यह प्रण किया है, हमारा एजेंडा उल्लासनगर है। हम बताना चाहते हैं विकास क्या होता है, उल्लासनगर के पीछे खड़ा होना चाहते हैं, उल्लासनगर को हम विकास का इंजन बनाना चाहते हैं। आज आपने देखा होगा इतने सालों में एमएमआरडीए कोई काम एमएमआर रीजन में नहीं करता था। एमएमआर रीजन में छोटे मोटे काम, वो भी कर्जे देने का काम एमएमआरडीए से होता था। जब मैं मुख्यमंत्री बना
तो मैंने एमएमआरडीए को कहा, ये नहीं चलेगा, आप पैसे कमाने की मशीन नहीं हो, आपको एमएमआर के क्षेत्र में और इस मुंबई थाना रायगढ़ जिले की जितने महानगर पालिकाओं का क्षेत्र है, हर जगह आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आज मुझे बताते हुए हर्ष होता है, एमएमआरडीए के माध्यम से 4 लाख करोड़ के काम ये सारे क्षेत्र में हमने शुरू किए। 475 किलोमीटर की मेट्रो आज मुंबई से लेकर एमएमआर रीजन में हम लोग कर रहे हैं। ये जो हमारे ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो 5 है, उसका भी लाभ हमारे उल्लासनगर को होने वाला है। अभी 85% उसका काम हमने पूरा किया है। कार डेपो का काम चल रहा है, उसको भी जल्दी हम पूरा करेंगे। इसका विस्तार कल्याण बदलापुर वाया चिखलोली हम लोग करने वाले हैं। और हमारे ये जो सारे उल्लासनगर के लोग हैं, उनको भी इस मेट्रो का फायदा मिले, ये हमारा प्रयास होगा। और आने वाले दिनों में उल्लासनगर को मेट्रो के साथ और ई बसेस के साथ जोड़कर एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हम लोग तैयार करने वाले हैं, जिससे उल्लासनगर वालों को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, सुविधा के साथ वो ट्रैवल कर पाएंगे। आज आप देख सकते हैं, मोदी जी ने अमृत में हमको पैसे दिए, तो आज अमृत 2 के अंतर्गत हमारे उल्लासनगर में 848 करोड़ रुपए ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हम लोगों ने दिए। 848 करोड़, इससे पहले इतना पैसा नहीं मिलता था, लेकिन मोदी जी ने एक एक शहर को 1000, 1500, 2000 करोड़ रुपए दिए। आज हमारा जो मेला है, ये हमारे कुओं को, हमारे तालाबों को, हमारे नालों को खराब करता है, हमारे आरोग्य को खराब करता है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पूरा मैला हम ट्रीट करेंगे, मैला बाजू करेंगे, उसमें से हम खाद तैयार करेंगे और जो पानी साफ किया है उस पानी को ही हम लोग छोड़ेंगे, ताकि हमारे नदी में, हमारे नालों में, हमारे कुओं में, हमारे तालाबों में गंदा पानी न जाए, किसी का भी आरोग्य खराब न हो, स्वास्थ्य खराब न हो। ये हमने किया है। आज आप देख सकते हैं, जल पूर्ति के लिए उल्लासनगर को 621 करोड़ रुपए की योजना हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास है आने वाले दिनों में उल्लासनगर के हर घर में पीने का पानी जाए। लेकिन एक और उसमें प्रश्न था, ये हमारे एमएमआर रीजन में जो पानी आता है वो थोड़ी जगह से आता है, कुछ हमारे जो ऐसे डैम है इस पर ही सारी महानगर पालिकाएं टिकी हुई है, और महानगर पालिका एक दूसरे से लड़ रही है, मुझे थोड़ा और पानी दे दो, मुझे थोड़ा और पानी दे दो। इतने सालों में हमारे लिए नया स्रोत तैयार नहीं हुआ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनते बराबर मैंने इस एमएमआर रीजन के लिए पोशीर और शिलार ये 2 नए डैम मंजूर किए, उसका टेंडर किया, उसका काम शुरू किया। अब एमएमआर रीजन की जो महानगर पालिकाएं हैं, इसको 2050 तक जितना पानी लगेगा उतना पूरा पानी इन डैम के माध्यम से हम देंगे। आने वाले दिनों में चाहे वो उल्लासनगर हो, चाहे कल्याण डोंबिवली हो, चाहे नवी मुंबई हो, चाहे पनवेल हो, कहीं पर भी पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए पूरी व्यवस्था हमने की है, और इसके साथ साथ 621 करोड़ रुपए की पाइपलाइन की व्यवस्था करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उल्लासनगर के हर घर में हम साफ पानी वहां पर दे। और जलापूर्ति के स्रोत निर्माण के लिए भी 220 करोड़ रुपए हमने दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रेमनगर, टेकड़ी, संतोष नगर, यहां पर 3578 मकान बनाने के लिए 724 करोड़ रुपए हमने दिए। मैं तो कुमार जी आपको कहना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र को 30 लाख मकान दिए। 30 लाख, पिछले 1 साल में 30 लाख। अब हमारे उल्लासनगर में जितने गरीब हैं, जो झोपड़े में रहते हैं या गरीब है या बेघर है, इन सब के लिए आप प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम तैयार कीजिए। आप जितने घर मांगेंगे उतने पूरे घर हम आपको देंगे, कोई गरीब बिना घर का नहीं रहेगा। अब मोदी जी ने उतना पैसा अपने को दिया है। आज आप देख सकते हैं,
उल्लासनगर कल्याण बदलापुर स्टेट हाईवे पर जो फ्लाईओवर है उसको 555 करोड़ रुपया हमने दिया और एमएमआरडीए के माध्यम से 8 रस्तों के कंक्रीटीकरण को 100 करोड़ रुपया हमने दिया है। मैं जब आया तो कुमार भाई मुझसे कहने लगे, भाई साहब आप पहला काम कीजिए, हमारे रास्तों पर बहुत गड्ढे पड़ते हैं, हमारे रास्तों को कंक्रीट का रास्ता बनाइए। कुमार जी मैं आज ही आपको कहता हूं, आप पूरे उल्लासनगर के डीपी रोड के कंक्रीटीकरण का प्लान तैयार कीजिए, उसको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा हम देंगे। उल्लासनगर को बदलकर हमको दिखाना है। आज उद्यान के लिए, गोल मैदान उद्यान के लिए 88 करोड़ रुपया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 34 करोड़ रुपया, पीएम ई बस के लिए 18 करोड़ रुपया, सिंधी भवन के लिए 3.61 करोड़ रुपया, नगर निगम की बिल्डिंग के लिए बड़े पैमाने पर यहां पर अपन ने मदद की है और उसके साथ साथ कई भवन यहां बनाए जा रहे हैं जिसके लिए 80 करोड़ रुपए भी यहां पर दिए गए हैं। हमारे उल्लासनगर में हमारी जो पुरानी बिल्डिंगें हैं जिसको अवैध करार कर दिया गया है उसका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कई बार प्रयास हुए इनको नियमित करने के, लेकिन सारे प्रयास बार बार विफल होते हैं। हम एक नई नीति ऐसी लाना चाहते हैं जिस नीति में नया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और पुराने जो लोग हैं उनको हम एक प्रकार से ऐसा इंसेंटिव देंगे कि जिसके माध्यम से उनकी बिल्डिंगों को हम नियमित कर पाएंगे और उनको भी अपना आशियाना दे पाएंगे। इस प्रकार की एक नई नीति उल्लासनगर में लाने का प्रयास हमारे माध्यम से चल रहा है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, एक उन्नत उल्लासनगर का जो यू है वो यू उन्नत के लिए होगा। ऐसा उन्नत उल्लासनगर हम बनाना चाहते हैं जहां पर एक प्रकार से सभी सुविधाएं हम ला पाए। ये उल्लासनगर एक ऐसा उल्लासनगर बनाना चाहते हैं जहां गुंडों का राज नहीं चलेगा, जहां पर राज चलेगा तो कानून का राज चलेगा। अगर कोई गुंडा राज चलाने की कोशिश करेगा तो ऐसे गुंडों से निपटना देवा भाव को आता है। ये पूरे महाराष्ट्र ने देखा है, महाराष्ट्र जानता है गुंडों के साथ यहाँ क्या होता है, इसलिए यहाँ कोई गुंडा राज चलाने का प्रयास नहीं करे और हम लाने भी नहीं देंगे। यहाँ तो सिर्फ कानून का राज चलेगा। कानून के राज के साथ एक नया उल्लासनगर बनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, कमल यानी समृद्धि है, कमल यानी लक्ष्मी है। कमल ये कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ में खिलने के बावजूद उस पर कभी दाग नहीं लगता, ऐसा अपना कमल है। हम लोगों को यहां पर केवल महापौर बैठाना इतनी ही हमारी लालसा नहीं है। यहां बसने वाले गरीब, यहां बसने वाले दलित, यहां बसने वाले आदिवासी, यहां बसने वाले पिछड़े, यहां बसने वाले हमारे सिंधी भाई, यहां बसने वाले हमारे तमाम लोग, सभी के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये हमारा ध्येय है। हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी का सपना ये उल्लासनगर में यथार्थ में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, जिस समय पिछले वर्ष इस महाराष्ट्र में आप सबके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा बहुमत हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी अकेली 137 सीटें जब हमको मिली तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आता हे भारतीय जनता पार्टी वाले इतक्या जास्त सीटा घेऊन निवडून आले की आता हे लाडकी बहीण योजना बंद करतील। 1 वर्ष झालं लाडकी बहीण योजना बंद झाली नाही। आणि माझ्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना मी सांगतो, जोपर्यंत तुमचा देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे लाडकी बहीण योजना कोणीच बंद करू शकत नाही। पण कुमारजी, माझ्या लाडक्या बहिणींना आता केवळ लाडकी बहीण ठेवू नका, आता मोदीजींनी लखपती दीदीची योजना आणली आहे। आता लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी बनवायचं आहे। 50 लाख माझ्या लाडक्या बहिणी ऑलरेडी लखपती दीदी झालेल्या आहेत। पुढच्या 4 महिन्यात आकडा
1 कोटीपर्यंत मी नेतोय. उल्हासनगरमध्येही महानगरपालिका निवडून आल्यानंतर माझ्या तमाम लाडक्या बहिणींना या ठिकाणी लखपती बनवण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आणि या महानगरपालिकेवर मी टाकून जातोय. माझ्या लाडक्या बहिणींना लखपती दीदी आपल्याला बनवायचं आहे. बंधू भगिनींनो, मी या ठिकाणी एवढंच सांगण्याकरता आलोय, आम्ही केवळ आश्वासनं देणारे लोक नाही आहोत. केलेलं परिवर्तन तुमच्या नजरेसमोर आहे. उल्हासनगरमध्ये ते करून दाखवायचं आहे आणि म्हणून तुमचा आशीर्वाद हवाय. येत्या 15 तारखेला ज्यावेळी तुम्ही मतदान केंद्रावर जाल त्या ठिकाणी गेल्यानंतर 4-4 वोट प्रत्येकाला द्यायचेत. इकडे तिकडे पाहायचं कारण नाही. जिथे कमळ दिसेल ते बटन दाबायचं, 4 कमळं दाबायची आणि त्या ठिकाणी परत यायचं. 15 तारखेला कमळाची काळजी तुम्ही घ्या. 16 तारखेपासनं 5 वर्ष तुमची काळजी हा देवा भाऊ घेईल, हा विश्वास तुम्हाला देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.